नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास की क्षितिज भाग 1 करेंगे। क्षितिज भाग 2 हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज भाग 1 करेंगे जिसमें काफ़ी सारी रचनाएं दी हुई हैं जो पेपर में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रचनाएं और उनके राइटर वो याद करने हैं। जैसे सबसे पहले प्रेमचंद है। प्रेमचंद की रचना है दो वैलों की कथा। ठीक है, प्रेमचंद की रचना है दो वैलों की कथा। दूसरी रचना है ल्हासा की ओर। किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये है श्यामा चरण दुबे की। सांवले सपनों की याद, याबिर हुसैन की रचना है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चपला देवी की रचना है। ये नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई की ये रचना है। जब हमने ये चीज़ें नहीं देखी होती तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे प्रेमचंद के फटे जूते हैं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो वो प्रेमचंद को भी टिक कर सकता है प्रेमचंद का नाम देख के। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के फटे जूते रचना है हरिशंकर परसाई की। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है। एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे है काव्यखंड। साखियाँ और शब्द, कबीर के साखियाँ और शब्द भी लिए गए हैं। इसमें ही आपको कबीर से जुड़ी बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी जो हम आदिकाल में भक्ति काल में हम कबीर पढ़ते हैं, तुलसीदास पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी साहित्य की भी वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कबीर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो आपको इन्हीं बुकों में मिल जाएंगी। ठीक है, आगे है वाख, लल दत्त की है ये। स्वया रस खान की रचना है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की है। ग्राम श्री सुमित्रानंदन पंत की है। चंद्र गहना से लौटती वेर केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले की है। बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी की रचना है। ये सारी की सारी रचनाएं आपने अच्छे से याद कर लेनी है। आगे हम देखते हैं एक एक राइटर को, क्योंकि राइटर जब हम पढ़ेंगे तो इनकी अन्य रचनाएं हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, और वही पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं। प्रेमचंद आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक आधा प्रश्न देखने को मिल जाता है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इसका थोड़ा सा आपको जन्म भी याद रखना है। ठीक है, उनका मूल नाम धनपत राय था, मूल नाम याद रखना है। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। ठीक है, उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। ठीक है, एक बस आपने इसका जन्म याद रखना है, नाम याद रखना है धनपत राय, और कहाँ जन्म हुआ, लम्ही गांव में हो। ठीक है, आगे इनकी रचनाएं हैं वो आपने अच्छे से याद रखनी है। प्रेमचंद की कहानियाँ। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? मानसरोवर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। इसके लिए आप एक ट्रिक नोट कर सकते हैं। वैसे आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, मेरी जो बनी हुई है ट्रिक वो आप नोट कर सकते हैं, आपको सुविधा होगी। लिखिए, गवन ना करने की प्रतिज्ञा की तो, गवन ना करने की प्रतिज्ञा की तो कर्म में गोदान का वर मिला। मंगलसूत्र पहने निर्मला ने सेवा और प्रेम से काया का रंग रूप बदल दिया। इसमें सारे के सारे प्रेमचंद के उपन्यास आ जाएंगे, तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हैं, उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिकाएं भी ध्यान में रखनी है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है,
ये लाइन आपने याद रखनी है कि प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो उनकी रचनाओं का विषय क्या था, ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे है, आगे इसमें और कुछ भी नहीं है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। फिर जो इस बुक में प्रेमचंद की रचना है वो दो बैलों की कथा है। दो बैलों की कथा हमने बचपन से पढ़ी है। ठीक है, उसमें दो बैल हीरा और मोती थे। उसका जो मालिक था झुरी काशी था, और जिसने बैल जिसको दे दिए थे वो झुरी काशी का साला गया था। इस प्रकार से वहाँ से बैल भाग आए। ये कथा हमने बचपन से पढ़ी है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ठीक है, अब दो बैलों की कथा के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक द्वंद्व का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये कहानी किससे जुड़ी हुई है। ये डीपली पूछा जाने वाला प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रेमचंद। इसके अलावा जो हम आपको ग्रामर देखने को मिलती है पेपर में, चाहे आप 15 नंबर की कॉमन पार्ट में कहें, चाहे आपके सब्जेक्ट में, वो भी बहुत सारे शब्द एनसीईआरटी की बुक्स में से लिए जाते हैं। जैसे ये पूछा गया प्रश्न है अनायास, वाक्यांश के लिए शब्द। एक शब्द अन्यास पूछा जा चुका है, जिसका वाक्यांश अगर हम करें तो बिना आयास के या बिना प्रयास के होता है। ठीक है, ये इसी लेसन में आया था, मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। और इसके बाद आया था विषाद शब्द, जिसका विपरीत शब्द होता है हर्ष। चाहे विलोम शब्द हो, तत्सम, तद्भव, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द इसी बुक्स में से लिए जाते हैं। जैसे कल एक शब्द आया था भागम भाग, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण था, और जिसका अगर हम समास विग्रह करें तो निरंतर भागना होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। इसमें मेनली आपको पैतृक गांव थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनका मूल नाम केदार पांडे था। ठीक है, वैसे मैं अंडरलाइन पहले ही कर रखी हैं चीज़ें मैंने, आप देखते जाना। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, राहुल सांस्कृत्यायन की ल्हासा की ओर। आगे है, तब से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ठीक है, आगे हैं उनकी रचनाएं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये सारी की सारी कृतियां आपने याद रखनी है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान
अन्यतम है। यात्रा व्रत लिखने में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। तो यहाँ उनकी रचना जो है, राहुल जी से मनोरंजन कहाँ, हाँ, गुमक्कड़ी गुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मतलब कि यात्रा वृत्तांत में हम कहीं की यात्रा करते हैं तो क्या होता है, इसके हमें घूमने के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यहाँ अपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ ल्हासा की और रचना है वो कहाँ से ली गई है, प्रथम तिब्बत यात्रा से ली गई, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। मतलब कि जो नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था उसी यात्रा का इसमें वर्णन किया हुआ है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें कौन सी यात्रा का वर्णन है, तिब्बत यात्रा का, जो नेपाल के रास्ते से की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया, प्रथम तिब्बत यात्रा से ये भाग अंश लिया गया है। आगे हैं हमारे तीसरे लेखक श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हो गया। ठीक है, अब उनकी जो कृतियां हैं मेनली वो आपने अच्छे से याद रखनी है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ठीक है, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। ठीक है, आगे इसमें आगे जो रचना इसमें दी गई है, उपभोक्तावाद की संस्कृति दी गई है। निबंध, ये एक निबंध है। सबसे पहली बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ठीक है, मेनली आपने याद रखना है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति रचना किसकी है, और ये एक निबंध है। नेक्स्ट है याबिर हुसैन। याबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। ठीक है, जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। ये सारी की सारी रचनाएं आपने ध्यान में रखनी है। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर ये रचनाएं आपने सारी की सारी ध्यान रखनी है। आगे है, अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में
प्रकट किया है। उनके मतलब रचनाओं का जो विषय है वो आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, बस यहाँ तक आपने याद रखना है। याबिर हुसैन ने डायरी विदा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो ये क्या है? डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। तो जो सांवले सपनों की याद है डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। बस इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और व्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। तो ये थे हमारे, अगले है हमारी लेखक है चपला देवी। चपला देवी इनकी रचना है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, रचना है इनकी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत धुंधुपंत था नाम तो इनका, धुंधुपंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये रचना किससे संबंधित है ये भी आपने याद रखना है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो ये रिपोर्ताज का प्रथम प्रारंभिक रूप है। ठीक है, मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। तो कहाँ से ली गई है ये रचना? हिंदू पंच के बलिदान अंक से ली गई है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए इसीलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी के में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो अगले लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। ठीक है, ये आपने जन्म याद रख लेना। इसके बाद है जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? वसुधा। ठीक है, कहाँ से निकाली? जबलपुर से। आगे है हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे एक कहानी संग्रह। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं, सबको अच्छे से याद करना है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, ये दोनों तीनों रचनाएं कहानी संग्रह में हैं। रानी नागफनी की कहानी तट की खोज उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है। और अंत में ये सारे के सारे निबंध हैं, निबंध संग्रह है ये। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग संग्रह है। भारतीय जीवन के पखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। ये अपने लाइन याद रखनी है। आगे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। ठीक है, इसमें जो रचना दी गई है प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने
प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। व्यंग कर किस पर किया है, ये लाइन आपने याद रखनी है कि आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। ठीक है। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट महादेवी वर्मा। यहाँ से एक आधा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, इसको आपने ध्यान से करना है। इसके अलावा मैंने जितनी भी शॉर्ट वीडियो बनाई है हिंदी व्याकरण की, उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, उनको आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना है और अपने साथियों को भी बताना है ताकि और भी किसी को हेल्प मिल सके। ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। तो महादेवी वर्मा एक छायावादी लेखिका थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, इनकी रचनाएं तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी ही रखनी है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। आगे, मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन हुआ है। ठीक है। आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके निबंध वगैरह पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आर दुबे का छपरा जिला बलिया में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का काफ़ी योगदान रहा है। आलोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये इनकी कृतियाँ आपने अच्छे से याद करनी है। आगे है उनकी रचना क्या है, एक कुत्ता और एक मैना निबंध। सबसे पहले तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि एक कुत्ता और एक मैना एक निबंध है। में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। ये पंक्ति आपने याद रखनी है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने आज गद्य भाग कर लिया। काव्य खंड हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी एनसीईआरटी में मेन शब्द हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कोई विलोम शब्द है, तो वो मैं एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिंदी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद।